नमस्कार दोस्तों। आज हम दरअसल भारत के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरह से। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली, यानी कि हमको आज़ादी मिली। उसके बाद से कई तरह से कई सारे रिफॉर्म हुए और कई सारे चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। और वो चीज़ हुई, उसके भीतर भीतर कुछ लोग ऐसे ही होते थे, ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन हम 21वीं सदी से बातचीत को शुरू करेंगे तो देखा जाए तो मनमोहन सिंह की सरकार आई थी और उसके बाद कई सारी ऐसी चीज़ें हुई को जो नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, हालांकि मनमोहन सिंह एज ए लीडर बहुत अच्छा था, लेकिन जो उसकी पार्टी है, उसकी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उसके कारण वो आगे नहीं आ पाए। जब 1990 में जब एलपीजी रिफॉर्म हुए, तभी उनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद कई सारे रिफॉर्म जो हुए, दरअसल जो इकोनॉमी के रिलेटेड थे, यानी कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड थे, वो वहाँ पर बाकायदा उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। बतौर लीडर वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन आइडियोलॉजी के मामले में उसकी पार्टी के कारण वो आगे नहीं आ पाए, यानी कि वो कुछ अपने तौर पर अच्छा नहीं कर पाए। जब भी 2008 में जब इन्फ्लेशन आया था, पूरे विश्व में मंदी छा हुई थी, तब भारत में मंदी ना के बराबर थी। ना के बराबर यानी कि थोड़ी बहुत तो असर सब कुछ जगह होती है, लेकिन भारत में इतना कुछ असर नहीं दिखा था। उसके बाद जब जब भारत ने कुछ अलग करने की कोशिश की, यानी कि आप हमको मालूम है कि 1991 से पहले, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म हुए उसके पहले भारत बिल्कुल एकदम बंद इकोनॉमी थी, यानी कि बंद अर्थतंत्र था। यानी कि बाहर की कोई कंपनी है वो भारत में नहीं आ सकती थी, और भारत की जो कंपनी है वो बाहर नहीं जा सकती थी, ऐसा सब कुछ था। और उसके बाद ऐसे 18 क्षेत्र थे जहाँ पर जो खानगी एकम है, यानी कि जो खानगी संस्थान है, वो अपना बिजनेस नहीं कर सकती थी। लेकिन एलपीजी रिफॉर्म के बाद उन सबको, यानी कि जो 18 के 18 क्षेत्र है, उनमें से 3 क्षेत्र के अलावा सभी जगह पर खानगी एकम अपना कारोबार या फिर अपना धंधा पानी चला सकते थे। एलपीजी रिफॉर्म क्यों हुए वो भी जानना चाहिए, क्योंकि 1990, यानी कि जो 1990 वाला दशक था, वहाँ पर हमारी स्थिति ऐसी थी कि 3 हफ्तों तक का फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा था। 3 हफ्ते तक चल पाए उतना ही फॉरेन रिजर्व बचा था। यानी कि हमारे पास देश को चलाने के लिए अनाज नहीं था, क्योंकि उसके पहले आपको मालूम है कि जब हम आज़ाद हुए और आज़ाद होने से पहले भी हम जो गेहूं का आयात करते थे, यानी कि जो खाने की जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, यानी कि जो खाने की जो सामान्य चीज़ें है, वो भी हम आयात करते थे। लेकिन उसके बाद 1960 के दशक में हरियाली क्रांति हुई। उसके बाद हम जो चीज़ें आयात करते थे उसको हम निर्यात करने लगे। और भी हम अमेरिका से गेहूँ खरीदते थे। और ऐसे गेहूँ थे, उस गेहूँ को कोई भी नहीं खा सकता था, यानी कि मानव की तो बात ही छोड़ दो, जानवर भी ना खाए, ऐसे गेहूँ थे। लेकिन वही गेहूँ को जब हमने अफगानिस्तान में बेचा तो हमारी वाह वाह हुई, यानी कि हमारे जो भारत में उगाए गए गेहूँ है, उसकी अफगानिस्तान में वाह वाह हुई, क्योंकि पाकिस्तान उससे ऐसा गेहूँ बेच रहे थे जैसा हम 1947 से पहले अमेरिका से खरीदते थे, यानी कि आप समझ पा रहे। तो वह भी एक दौर देखने को मिला। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई, उसने भी कई सारे रिफॉर्म किए और कई सारे ब्लंडर भी किए, स्कैंडल भी बाहर आए, 2G स्पेक्ट्रम हो या फिर कोयला का जो कौभांड है वो सब। उसके बाद 2014 में उसकी सरकार, ऐसा तो नहीं बोलते थे, उसकी टर्म पूरी हो गई थी। उसके बाद आए मोदी जी। तो मोदी जी ने अपनी इकोनॉमी को खड़ा किया, यानी कि भारत की इकोनॉमी को खड़ा किया। किस तरह से किया? चूँकि जब जब G20 की समिट होती है या फिर G8 की समिट होती थी, G8 यानी कि इस वक्त का G7, क्योंकि अभी G8 से रसिया बाहर हो गया है, इसलिए अब उसको G7 कहा जाता है। तो वहाँ पर भारत की जो क्या बोलते हैं, उसकी अटेंडेंस है या फिर जो उसकी हाजिरी है, वो बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रही थी। उसके बाद
इस साल की G7 समिट जर्मनी में जर्मनी या फिर फ्रांस में होने वाली थी, हो चुकी है। कहाँ पर हुई थी वो बेसिकली याद नहीं रहा। तो वहाँ पर जर्मनी या फ्रांस के जो लीडर है उन्होंने बोला था हम भारत को इनवाइट करने वाला नहीं है, यानी कि भारत को हम निमंत्रण देने वाले नहीं है। लेकिन सारे G7 कंट्री का प्रेशर आने के बाद भारत को अलाउ करना पड़ा, यानी कि भारत को इनवाइट करना पड़ा। तो ये है इकोनॉमी की ताकत, ये है डिप्लोमेसी की ताकत, ये है जियोपॉलिटिक्स की ताकत। क्योंकि जहाँ जहाँ पर ऐसा किस कैंडल होते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पर ऐसा कुछ होता है वहाँ पर भारत आ खड़ा होता है। अफ़गानिस्तान का मामला हो, जब से तालिबानियों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है तभी से भारत अफ़गानिस्तान के लोगों को खाने पीने या फिर कोई मेडिकल की जो चीज़ें हैं वो वगैरह वहाँ पर प्रदान कर रहा है। उसके बाद म्यांमार में जो कुछ भी हुआ, और उसके बाद ताज़ा ही उदाहरण ले लो तो श्रीलंका में जिस तरह से हालात है, वहाँ पर भारत पहले $1 बिलियन यानी कि $1 बिलियन उसको भारत में से कुछ खरीदने की अपॉर्चुनिटी दे रहा था, यानी कि $1 बिलियन तक की चीज़ें हम अब भारत से मंगा सकते हैं, यानी कि आप खरीद सकते हैं। वो पैसा हम उसको कैश में नहीं देने वाले थे या फिर कुछ लोन के रूप में नहीं, और इस मदद की भाव से, और उसको बढ़ाकर $3 बिलियन कर दिया है। यानी कि गेहूँ चावल जो भी चीज़ें हैं वो हम भारत से वो खरीद सकते हैं। खरीदने का मतलब मैं यही कह रहा हूँ, मदद के तौर पर, ना कि लोन के रूप में, जो चाइना पिछले कई सालों से श्रीलंका में कर रहा था। हम्बनटोटा पोर्ट ले लो, वहाँ पर हम्बनटोटा में एयरपोर्ट बनाया, पोर्ट बनाया। हालांकि वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पर बननी चाहिए वहाँ पर बने तो अच्छा है। अब मैं बोल दूँ कि जम्मू कश्मीर के जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट का इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जाए तो वहाँ पर क्या कोई जाएगा? वहाँ पर एरोप्लेन में बैठने जाएगा? या यही मैं बोल दूँ कि राजस्थान के जो रेगिस्तान का इलाका है वहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जाए तो वहाँ पर क्या कोई सवारी करने जाएगा? नहीं ना, क्योंकि वहाँ पर पहुँचना ही मुश्किल है। या फिर जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो वहाँ पर ही चीज़ का निर्माण करना होता है। जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत ही ना हो वहाँ पर वो चीज़ बनती है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पर ऐसा ही हुआ, एयरपोर्ट बना दिया, क्रिकेट का स्टेडियम बना दिया, लेकिन वहाँ पर कुछ फ़ायदा मिल नहीं रहा। और लोन का कर्जा ना चुकाने पर उसने 99 साल पर लीज पर ले लिया है। खुद के ही देश में खुद की संपत्ति कोई दूसरा इस्तेमाल करे और दूसरा रेवेन्यू बढ़ाएगा, उसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर वो रेवेन्यू जनरेट करेगा। दरअसल वहाँ पर वो मिलिट्री बेसिस बनाने का, वो भारत के लिए खतरे के रूप में जाना जाएगा क्या, वो भारत को खतरा ही है वहाँ पर रहेगा तो वहाँ पर भारत ने सॉफ्ट पावर अपनाया। उसके बाद और नुपुर शर्मा के मामले में सारे जो गल्फ़ कंट्री है या फिर अरेबियन कंट्री है, जो दरअसल OIC की कंट्री बोल दो क्योंकि वही बोलना ज़्यादा बेहतर होगा, वहाँ पर भी उछल कर कह रहे थे। वहाँ पर भी हमारी सॉफ्ट नीति काम आई, जितना भौंकना है इतना भौंकने दो, हमें क्या, भौंकता है तो भौंकने दो। क्योंकि अगर हम जवाब देंगे तभी तो हमें रिस्पांस मिलेगा, यानी कि वहाँ पर से कुछ प्रतिक्रिया आएगी। अब एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि कोई अगर आपको चिढ़ाए या फिर कोई आपका नाम बिगाड़े तो आप बिल्कुल से चिढ़ जाते हैं, लेकिन उसको जवाब ही ना दो और उल्टा वही शब्द उनको चिढ़ाने में यूज़ करने लगोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको चिढ़ाना ही बंद कर देगा। तो इस तरह से हम भारत की सॉफ्ट नीति दिखाई दी। उसके बाद देखा जाए तो जो कोविड के मामले में जो भारत ने जो रवैया अपनाया है कि किस तरह से पूरा व्यवस्था तंत्र अपने आप भी सुलझ गया, यानी कि अपने आप तो नहीं सुलझ गया लेकिन कई सारे रिस्ट्रिक्शन के बाद भी भारत तट कर खड़ा रहा। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा आबादी है, क्योंकि चाइना में जो मृत्यु हुई उसकी आंकड़े बाहर ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो अमेरिका हमसे कहीं ज़्यादा कम आबादी है फिर भी वहाँ पर कितने सारे डेथ्स हुए हैं, उसके कंपैरिजन में भारत में कम हुए हैं ना। कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन में कम हुए हैं, मृत्यु तो हुई है लेकिन कंपैरिजन में कम हुई है। उसके बाद कई सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पर भारत लीडिंग पोजीशन में दिख रहा है।
और हाल ही की बात ले लो, जो I2U2 समिट हुआ, उसके बाद कहा जा रहा है कि कोड में भारत की जो रणनीति है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उसके बाद एक ताज़ा ही उदाहरण ले लो कि जो काटसा एक है, वो दरअसल अमेरिका के जो संविधान में दिखाया गया है कि जो हमारा दुश्मन है, यानी कि जो हमें जिससे खतरा है, उन खतरों के पीछे, यानी कि मान लो कि अमेरिका का जो दुश्मन है उसको रशिया के रूप में ही ले लो, रशिया है या फिर क्यूबा है, उसको ले लो, तो उसके साथ उसको दिक्कत है तो उस पर काटसायक लगाया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ वो काटसायक ऐसा भी कहता है कि हमारे दुश्मन देश के साथ जो अपना व्यवहार बढ़ाएगा, यानी कि मेरे दुश्मन के साथ जो दूसरा कोई संबंध रखेगा तो उस पर भी काटसायक लागू होगा। तो मामला साफ है, रशिया पर काटसायक लगा हुआ है, यानी कि इंडिया पर भी लगना चाहिए। लेकिन नहीं, उसने अपने संविधान में ही रिफॉर्म कर दिया, यानी कि काटसायक हमारे दुश्मन और उसके साथ संबंध रखने वाले सारे देशों पर लागू होगा, लेकिन इंडिया को बगैर उसे सम्मिलित करते हुए, यानी कि इंडिया को बाहर रख के। मतलब आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर डिप्लोमेसी काम कर रही है, हमारा सॉफ्ट पावर कितना काम कर रहा है। जब से जो बाइडन वहाँ पर प्रेसिडेंट की जो कुर्सी पर बने, उसके बाद से लेकर आज तक जो अमेरिका का जो राजदूत है वो हमारी भारत में नहीं है। फिर भी हम अपनी बात बिल्कुल सही ढंग से उसको समझा पा रहे, यानी कि ये डिप्लोमेसी की जीती हुई ना। क्योंकि लोकशाही का इतना बड़ा देश भारत है, उसके बाद कि जो सबसे शक्तिशाली इस वक्त माना जाता है और उन देश की सभी लोग सुनते हैं, ऐसा देश अमेरिका जो भारत के लिए अपने संविधान में रिफॉर्म कर दे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात तो नहीं। क्योंकि सबसे पहला डेमोक्रेसी जो आई है, और सही तौर से जो लिखित डेमोक्रेसी, यानी कि जो लिखित बंधारण है जिस चीज़ का, तो वो है अमेरिका का। और वो सबसे पुरानी कह सकते हैं वो डेमोक्रेसी है। ब्रिटेन तो है ही, लेकिन उस सबसे दूसरी सबसे, तो वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि अपने लिए उन्होंने अपने संविधान में रिफॉर्म कर दिया। ये नहीं है कि हमारा प्राचीन काल है, अगर हमारा जो राजा महाराजा वाला प्राचीन काल है उसको देखा जाए तो वो एकदम से डेमोक्रेटिक ही था। क्योंकि अंग्रेज़ों आए और उसको उन्होंने हमारी नीतियों को बदल दिया, और वहाँ पर के उन्होंने कहने लगे हमको कि आप ऐसा है वैसा है। क्योंकि सबसे पुरानी डेमोक्रेसी भारत की है, जहाँ पर भी आप देख लें। अगर चाणक्य वाली की बात कर लो तो वह भी सही थी, और उसके पहले भी। तो दरअसल इस वीडियो में यही कहना था कि भारत इस समय पर ऐसी स्थिति पर पहुंच चुका है कि दुनिया उसकी बात सुन रहा है। और रही बात पीओके की, क्योंकि पीओके थोड़े दिन पहले ही खबर आई थी कि वहाँ पर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो शुरू हो गई है। यानी कि पाकिस्तान में पाकिस्तान ने हत्या लिया है ना, वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो गई, यानी कि दंगे फसाद हो रहे हैं। तो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि यही सही मौका है कि हम पीओके को जीत ले। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जल्दबाजी का जो परिणाम है वो उल्टा भी आ सकता है। हमें थोड़ी सी धैर्य बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जो CPEC प्रोजेक्ट है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। शुरू होने के बाद अगर हम हमला करते तो ज़्यादा नुकसान होगा ना, हमारा नहीं दूसरों देशों का, बेसिकली चाइना और पाकिस्तान। क्योंकि आपको तो मालूम ही है कि पाकिस्तान हो चाइना की कठपुतली की सरकार है, चाइना जो कहेगा वही हम करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी अभी देखने को मिला है पंजाब में जो इलेक्शन हुए, पाकिस्तान वाले पंजाब में जो इलेक्शन हुए, वहाँ पर इमरान खान की पार्टी की जीत हुई है। तो वहाँ पर कहा ऐसा जा रहा है कि इमरान खान है वो प्रो चाइनीज़ है, और नवाब जो दूसरे शहबाज शरीफ जो बने हैं वो प्रो अमेरिकन है। यानी कि चाइना यह चाह रहा है कि इमरान खान फिर से पावर में आ जाए, और अमेरिका चाहता है कि शहबाज शरीफ ही पावर में बने रहे। और आपको वही भी मालूम है कि इमरान खान को कुर्सी में हटाने के लिए अमेरिका का बहुत ज़्यादा हाथ है। लेकिन वो सब फिजूल की बातें हैं,
कोई भी देश, कोई किसी भी देश की सरकार को यूं ही नहीं गिरा सकते हैं, लेकिन इस पाकिस्तान जैसे 72 उरे वाले देशों को तो कोई नहीं गिरा सकता है। ऐसी चीज़ें बातें हैं, लेकिन अब आगे आगे देखेंगे कि हम पीओके की ओर और भारत को विश्व गुरु की ओर कब और किस तरह से बढ़ाया जा सके। तो हम आगे वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरह से भारत को अपनी रणनीति बनाए रखते हैं, कहाँ कहाँ पर किस चीज़ की कमियां है, किस चीज़ की कमियों को दूर करा जा रहा है, और सभी हम आने वाले दिनों में देखेंगे। मतलब कि मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, जो भी करेंगे वो सरकार ही करेंगे। सरकार की जो नीतियाँ ही ऐसी है कि वो ऐसा सब कुछ करने में सक्षम है।